और आइए, ये खबर हम सबों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं और आज हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है। लेकिन आज हमारा भविष्य अंधकार में है। अंधकार में ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है, इतना उग्र कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे पर हमले करते दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची की, जिसने आज एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को चाकू से मारा है। अब जरा सोच सकते हैं कि ये दरअसल क्या मानसिकता है जो आज बच्चों में भर रही है। इस खबर को पहले देखिए और उसके बाद बच्चों में बढ़ते अग्रेशन या यूं कहें कि हिंसा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह खबर जरा जरूर देखिएगा आप। हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। लखनऊ के स्कूल में हुई गुरुग्राम जैसी वारदात। जानलेवा हमले में बाल बाल बची मासूम की जान। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसी वारदात हुई जो बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने 6 साल के बच्चे पर बड़ी बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में मासूम की जान बच गई, मगर बुरी तरह घायल बच्चे का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चे का सब प्राथमिक उपचार हो चुका है, लेकिन आगे उसमें एंटीबायोटिक, क्योंकि पेट में जो चाकू लगा है वो पेट के भीतर भी चला गया है। सीने वाला चाकू तो फेफड़े तक नहीं गया है और चेहरे का घाव संतोषजनक है, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। पीड़ित छात्र ने पुलिस को बयान दिया है कि आरोपी छात्रा प्रिंसिपल से मिलने के बहाने छात्र को टॉयलेट ले गई, जहां उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे चाकुओं से गोद दिया और फिर टॉयलेट के अंदर उसे बंद कर बाहर निकल आई। टॉयलेट के पास से गुजर रहे एक टीचर ने उसकी आवाज सुनी और दरवाजा खोलने पर छात्र को खून से लथपथ पाया। टीचर ने सबसे पहले स्कूल प्रशासन को इसकी खबर दी, जिसके बाद पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की उसी स्कूल में पढ़ती थी और उसने बच्चे को बुलाया और वॉशरूम में ले जा करके जो घर में जिस चाकू से सब्जी काटते हैं उस चाकू से उस पर वार किया। पुलिस ने उस चाकू को रिकवर कर लिया। इस मामले में बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि छात्रा ने इस बच्चे को इसलिए चाकू से मारा क्योंकि वो स्कूल में छुट्टी कराना चाहती थी। ये बात खुद पीड़ित बच्चे ने पुलिस को बताई है। मासूम के मुताबिक स्कूल में प्रेयर होने जा रहा था। मैंने क्लास में अपना बैग रखा और प्रेयर में जाने लगा। तभी दीदी मुझे जबरदस्ती घसीटकर टॉयलेट ले गई। मुझे चाकू मारते हुए वो कह रही थी कि तुमको जान से मार दूंगी, जब तक तुम मरोगे नहीं स्कूल में छुट्टी कैसे होगी। और यह एक सामाजिक एक अपराध है, इस पर समाज को सोचना चाहिए कि 11 साल की बिटिया ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जो उसके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से उसको प्रस्तुत करेगी। यूपी पुलिस अब उन तमाम पहलुओं पर गहन जांच कर रही है, जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में एक बच्ची ने दूसरे मासूम पर जानलेवा हमला कर डाला। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। इस खबर की गंभीरता सिर्फ इस बात पर है, 11 साल की एक छोटी से बच्ची ने 7 साल के एक छोटे से बच्चे पर चाकू से हमला किया। क्या आप इस बात की परिकल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा? हम बस आपके सामने गुजारिश करना चाहते हैं कि आज आपके बच्चे खतरे में हैं, समझिए उसे, भांपिए उसे। देखिए ये खबर। पहले गुरुग्राम, अब लखनऊ, 2 स्कूल, एक जैसी वारदात। सोचकर ही हैरानी होती है कि 11 साल की एक बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, उसने अपने से 5 साल छोटे एक मासूम को चाकू से गोद दिया, वो भी महज इसलिए ताकि इस वारदात के बाद स्कूल में छुट्टी हो जाए। ये समझ से बिल्कुल परे है कि इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी वारदात के ख्याल आखिर आए कैसे। आरोपी छात्रा ने जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी परेशान हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि वो छात्रा नॉर्मल नहीं है। उसकी जांच की मनोविज्ञान की तरफ से जांच करने के लिए और साइकियाट्री की तरफ से जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपेक्षा की है और उन्होंने ये भी यहाँ पर निर्देश दिया जिला प्रशासन को कि उसकी जांच करा के उसके उचित इलाज की उसकी भी व्यवस्था की जाए। आम डॉक्टर इसे बीमारी मान रहे हैं, वहीं बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कुछ और ही कहना है। अगर कोई एक लड़की, आप ये सोचिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बच्चे को मारने को तैयार हो जाती है, एक छोटे बच्चे को, ताकि मुझे छुट्टी मिल सके, तो ये बड़ी अजीब सी, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। सवाल ये उठता है कि आखिर आज के दौर में बच्चों के बीच इस बढ़ते तनाव की वजह क्या है और इसका उपाय क्या है। बच्चे तो क्या सीखते हैं, जो उनके पेरेंट्स, मैं तो कोई बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ब्लेम करता हूँ। वो पेरेंट्स का काम है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ टाइम
व्यतीत कर रहा है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, अगर आप बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सबसे पहले उसको देखें कि कुछ भी चेंज अगर आपके बच्चे में आ रहा है तो आपको पता सबसे पहले होना चाहिए। जाहिर है समाज में बढ़ते अपराध और मोबाइल टीवी जैसे गैजेट से बच्चों की नजदीकियां कहीं न कहीं उनमें हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ा रही हैं, जिसका नतीजा गुरुग्राम और लखनऊ जैसी वारदातों की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। लखनऊ से अनिल यादव और दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ सरगम पंत की रिपोर्ट। आज हमारे बच्चे उत्तेजित हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। ऐसे बच्चों पर कैसे नजर रखी जाए? जरूरत है कुछ एक चीजों की जो आपको देखना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपका बच्चा बेवजह चिड़चिड़ा हो रहा है? क्या आपका बच्चा अगर चिड़चिड़ा हो रहा है तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कतई मत कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात जो कि हर माता पिता को ध्यान देना चाहिए, माता पिता के बीच जो तनाव होता है उसे बच्चों के सामने कभी प्रदर्शित मत कीजिए। बच्चों के सामने मारपीट नहीं होनी चाहिए, बच्चों के सामने तनाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चों के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे अगर टेलीविजन देखते हैं, जो कि आमतौर पर देखते हैं, तो आपको इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि बच्चे टेलीविजन पर क्या देख रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या वो बहुत हिंसक कार्यक्रम है। अगर ऐसे कार्यक्रम वो देखना पसंद करते हैं तो उन्हें रोकना पड़ेगा और इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को घर में अकेले मत छोड़ा करें, उन्हें उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करें, वरना आप अपने बच्चे को खो देंगे और ये बच्चे ही आपका भविष्य है। एक और खबर जो कि एक बच्चे से ही जुड़ी है। मथुरा में बदमाशों से मुठभेड़ चल रही थी और उस बीच एक बच्चे की मृत्यु हो गई। आप सोच रहे होंगे आखिरकार बदमाशों के बीच बच्चा क्या कर रहा था। दरअसल मथुरा से लखनऊ तक हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है कि जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी उस वक्त वहां पर अचानक उसे कुछ अपराधी तत्व दिखे और फिर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के बीच में ही खेलता हुआ वहां पर एक बच्चा गोली का शिकार हो गया। हर कोई सदमे में है, गुस्से में है। मथुरा में 10 साल के मासूम माधव की मौत पर यूपी पुलिस पर सवालों का अंबार लगा है, क्योंकि पुलिस पर इल्जाम लगा है कि बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ही गोली से मासूम माधव की मौत हो गई। पुलिस फायरिंग में 8 साल के मासूम बच्चे माधव की मौत के बाद उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ इस समय मौजूद हैं और जो उनकी पीड़ित माँ है उनको ढांढस बंधा रही हैं। और इस मेरे आप देख सकते हैं जो बाईं तरफ ही वो बेर का पेड़ था जहाँ बच्चे खेल रहे थे और वहीं माधव भी मौजूद था और उसके बाद पुलिस फायरिंग में उसकी मौत हो जाती है। क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस आई है, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्या पता वो इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कह के गए हैं इंसाफ करने की कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन अब बच्चा तो नहीं आएगा। ग्राउंड जीरो पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। तफ्तीश हो रही है कि आखिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि पुलिस की तरफ से फायर हुआ है, जिसकी गोली उस बच्चे को लगी है। दरअसल मथुरा के मोहनपुर इलाके में लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस टीम ने फायरिंग की। फायरिंग के बीच बदमाश तो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन 10 साल का माधव गोलीबारी की जद में आ गया। जो बेटा खोया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि भले ही योगी सरकार ये तमाम दावे करे कि उनकी सरकार में पुलिस की कार्यशैली बदली है, लेकिन कल जिस तरह का वाकया हुआ है और जिस तरह से तमाम सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव आया है। मथुरा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। बेबी मोशे को हम सब याद करते हैं, खास करके जब हम 26/11 के आतंकी हमले की बात करते हैं। बेबी मोशे से आज मुलाकात की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उसी जगह जहां बेबी मोशे के माता पिता को आतंकवादियों ने मार गिराया था। बात 2008 की है। आज नरीमन हाउस पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू, जहां उन्होंने मोशे से मुलाकात की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोशे हिंदुस्तान को ही अपना घर बनाना चाहता है और हिंदुस्तान में रहकर ही अपने धर्म को और अपने धर्म के अनुयायियों को मदद करना चाहता है।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बगल में बैठे मुस्कुराते हुए बेबी मोशे के लिए मौका बेहद खास है। 9 साल बाद वह उस जगह लौटा है जहां आतंकवाद के शैतानों ने उसे यतीम बना दिया था। इन भावनात्मक पलों को और खास बनाने के लिए मोशे ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मासूम मोशे ने पीएम नेतन्याहू को एक खास तोहफा भी दिया। दरअसल एक किताब थी जो किताब जिसमें गोलियां घुसी हुई थी, वो गोलियां जो आतंकियों की तरफ से चलाई गई थी। ये किताब जो है उन्होंने बेबी मोशे ने नेतन्याहू को गिफ्ट के तौर पर दी है यहाँ पर खबाद हाउस में। बेबी मोशे has gifted the Prime Minister a miniature model of this holy book. मोशे ने इस मौके पर नेतन्याहू को फिर से हिंदुस्तान आने का न्योता भी दिया, उस मौके पर जब वो 13 साल का हो जाएगा। इस दरमियान पीएम नेतन्याहू के नरीमन हाउस पहुंचने के पहले सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम देखने को मिले। यहां तक कि नेतन्याहू की सुरक्षा में लगने वाले सारे उपकरण भी इजराइल से मंगाए गए थे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के यहां पर आगमन से पहले सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो खुद इजराइल से मंगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी अपैरेटस जो है अभी एक बड़े वैन से ऑफलोड किए गए हैं और ये इजराइल से यहाँ पर आए हैं खास इस मकसद से ताकि यहाँ पर नेतन्याहू के विजिट से पहले सुरक्षा एकदम चाक चौबंद हो और कोई भी व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड है यहाँ पर नहीं आ सके। आपको बता दें कि मोशे से मुलाकात के अलावा यहाँ नेतन्याहू ने उस मेमोरियल का उद्घाटन भी किया जिसे 2008 के आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। मोशे से नेतन्याहू की यह मुलाकात दरअसल उन देशों के लिए भी एक संदेश है जो आतंकवाद को पनाह देते हैं। इस मुलाकात ने यह बता दिया कि आतंकवादियों की जिद से कहीं बुलंद इन लोगों के इरादे हैं और इन इरादों की बदौलत ही इंसानियत कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। सर्दी की खबरें आप लगातार देखते चले आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि कई जगहों पर सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन ये सर्दी उतनी नहीं पड़ रही जिसकी वजह से उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फ जमे। और बर्फ की कमी की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 राज्यों में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने जा रही है। यहाँ तक कि सेब भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिमालय पर्वत पर ओम पर्वत जहाँ है वहाँ पर बर्फ नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? उत्तराखंड हिमाचल में बर्फ का सूखा, हिमालय पर दिखा खतरे का ओम। जो हिमालय पर्वत इस वक्त बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहता था, उसी हिमालय की चोटियां आज बर्फ से अछूती नजर आ रही हैं। मौसम के बदलते मिजाज को इस बात से समझिए कि जनवरी में हिमालय पर जून जैसे हालात नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर रूट पर पड़ने वाले ओम पर्वत पर अभी से ओम की आकृति नजर आने लगी है, जो आमतौर पर मई जून में नजर आती, यानी जो बर्फ पहले जून में पिघलनी शुरू होती थी, इस साल जनवरी से पिघलने लगी। ओम पर्वत की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। वजह ग्लोबल वार्मिंग बताई जा रही है। तो क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा खतरा मंडरा रहा, क्योंकि सर्दी अपने आखिरी दौर में है। लेकिन ना तो उत्तराखंड ना ही हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बर्फबारी हुई। जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड में सर्दियों में 100% बारिश की कमी देखी गई। उत्तराखंड में मानसून के बाद भी 76% कम बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में 99% से ज्यादा कम बारिश हुई। हालांकि अगले 5-6 दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। एकदम जो स्नोफॉल एक्टिविटी होती भी है तो नीचे के लैटिट्यूड्स पे नहीं आ पाएगी, लोअर रीचेज पे नहीं आ पाएगी, पर हायर रीचेज जो 3000 मीटर या अबव वाले हैं उन एरियाज में आपको स्नोफॉल एक्टिविटी भी 23 और 24 में मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्र है तो उसमें आप देखेंगे 1 से 2 फीट तक भी जो बर्फबारी जा सकती है। कम बर्फबारी की वजह से हिमाचल में सेब की फसल को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से ओम पर्वत बगैर बर्फ का नजर आ रहा है वो बदलते मौसम का ही संकेत है। टीम न्यूज नेशन। अब दरअसल हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ओम पर्वत का मतलब क्या है, क्यों ऐसा हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि अभी से अगर ओम पर्वत दिख रहा है तो वो खतरे की घंटी क्यों है। दरअसल 3-4 सालों से नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी बहुत कम पड़ रही है। इसकी वजह से ऊंचे हिमालय की चोटियों पर बर्फ बहुत कम दिख रहा है और बहुत जल्द वो पिघल भी जाता है। ओम पर्वत भारत और नेपाल तिब्बत सीमा के पास है। जून के महीने में आमतौर पर बर्फ यहाँ पर जब कम होती है तो ओम पर्वत पर ओम शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है और ये अपने आप में एक मनोरम दृश्य होता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जब श्रद्धालु निकलते हैं तो उन्हें ओम पर्वत का दर्शन आमतौर पर होता है। बर्फबारी के बाद जब पूरे तरीके से बर्फ पड़ती है तो ओम
दिखाई नहीं देता ओम पर्वत पर और यह आकृति गायब हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि ओम पर्वत पर ही महादेव का निवास है। तो अगर ओम पर्वत पर अभी से बर्फ नहीं है और ओम अभी से दिखाई दे रहा है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। और एक ये चौंकाने वाली खबर जो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे लेकर अयोध्या में आज जबरदस्त हड़कंप मच गया। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास अचानक एक सफेद धुआं दिखाई दिया। इस सफेद धुएं को देखते हुए ही हर किसी के होश उड़ गए। सुरक्षा कर्मियों के टेंट के पास से यह धुआं निकल रहा था, जिसे वहां पर देखा गया था। टेंट के एक खंबे से धुआं या भाप जैसी चीज निकल रही थी और इस खबर के फैलते ही आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में वहां पर पानी डाला गया और धुएं को खत्म किया गया। इसके बाद ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि आज सुबह से ही राम जन्मभूमि परिसर में राम लाला के दर्शन भी किए गए हैं और जांच टीम का कहना है कि सफेद धुआं कई बार कोहरे की वजह से निकलता है और इसे किसी भी तरह से खतरे के तौर पर न देखा जाए। लेकिन यह बात इतनी ज्यादा चर्चा में आई कि व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम जगहों पर यह सुर्खियां बनती दिखी। एक जगह एक पोल है साइड में, वो भी गर्भगृह पे नहीं है, साइड में है, वहाँ पर कुछ वाष्पीकरण हो रहा था। आप देख रहे हैं सुबह बहुत कोहरा था और नमी थी, तो वाष्पीकरण इस समय होता रहता है। उससे कुछ आशंका हुई कि शायद यहाँ पे कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। तो मैंने भी स्थल का भी निरीक्षण किया, तो कोई बात अभी ऐसी कोई तो है नहीं। गैस है, भाप, अभी जांच उसका चल रहा है। निश्चित रूप से ये सरकारी स्तर से हो रहा है, वही बताएंगे कि भाप है कि जहाँ से खोदा गया, खोदने के बाद उसे पाटा गया, पाटा पानी नहीं गया है, उसमें बोरम भर भर करके मट्टी छोड़ा गया है। तो पोल है नीचे और उसी में खम्भा लगाया गया जिस पर ऊपर तान दिया गया है जो वहाँ ड्यूटी करने वाले हैं उनके लिए। तो उसी में वो लोग रहते हैं, उसी खम्भे के किनारे से निकला। हिंदुस्तान के कश्मीर में एक बड़े तबके ने आतंक और आतंक के जरिए पैसे कमाने को अपनी जीवन का रास्ता बना दिया था। ये पाकिस्तान के मोहरे हैं जो खुलकर नहीं बल्कि पीठ पीछे हमारे पीठ में खंजर भोंकते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अलगाववादी नेता होने का दावा करते रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवादियों से पैसे लेते रहे हैं और उस पैसे से हमारी फौज पर पत्थर पड़वाते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की फौज से सुरक्षा लेते हैं और हमारे ही फौज पर पत्थर पड़वाते हैं, आतंकवादियों की गोलियां चलवाते हैं। और ऐसे ही लोगों के खिलाफ अब एनआईए ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें सैयद सलाउद्दीन से संबंधित कई लोग हैं, हाफिज सईद से संबंधित कई लोग हैं। उनके चेहरे से भी नकाब हम हटाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि एनआईए ने कैसे इन अलगाववादी नेताओं के चेहरे से वो नकाब हटा दिया है जिसके जरिए ये हम सबको धोखा देते आए हैं। कश्मीर में टेरर फंडिंग का मामला 6 महीने की जांच के बाद एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 1289 पन्नों की चार्जशीट में 12 लोगों के नाम, आतंकी सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद भी शामिल। कश्मीर घाटी में हिंसा और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग किए जाने के मामले में एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तोयबा के सरगना हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन समेत 12 लोगों के नाम हैं। चार्जशीट में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और बिजनेसमैन के भी नाम हैं। इनमें आफ्ताब हिलाली शाह, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मुराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट्ट और जरूर बताली के नाम शामिल हैं। एनआईए ने अदालत में अपनी चार्जशीट दायर की है और अपनी जांच जारी रखने की इजाजत मांगी है। एनआईए के अफसरों के मुताबिक जांच के दौरान अहम सामग्री और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए गए हैं। 60 जगहों पर की गई छापेमारी में 950 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस मामले में 300 गवाह भी हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में भारी हिंसा हुई थी। साल 2017 में घाटी में हिंसा के लिए आतंकी संगठनों से फंडिंग होने का शक जताया गया था, जिसके बाद एनआईए ने इस मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया था। जाहिर है कश्मीर घाटी में भारत विरोधी गतिविधियों और पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है और कश्मीर के अलगाववादी नेता हाफिज सईद की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे।
वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। बताइए, हमारी भारत सरकार ने तकरीबन 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा के लिए, उनके 5 स्टार होटल के लिए, उनकी यात्रा के लिए। और ये वो लोग हैं जो हाफिज सईद और उसके जैसे तमाम आतंकी सरगनाओं से पैसे लेकर कश्मीर में आतंक का कारोबार फैलाते रहे हैं। अब जरा आपको हम समझाते हैं कौन कौन चेहरे हैं। अल्ताफ अहमद शाह, जो कि सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद, उसके ऊपर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही जा रही है। लश्कर से उसके संबंध भी बताए जा रहे हैं। शाहिद उल इस्लाम, मीरवाइज उमर फारूक का ये बहुत करीबी, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का करीबी, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और उसके लेटर हेड उसके पास से मिले हैं। नईम खान अलगाववादी नेता है जो कि अलगाववादियों से फंडिंग लेता था और फंडिंग के जरिए पूरा काम करता था। जहूर अहमद वताली कारोबारी है और इसने आतंकियों के फंडिंग को अपने रैकेट के जरिए पहुंचाया। सैयद सलाउद्दीन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में रहता है, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। कश्मीर में आतंकवाद को फंडिंग देने में इसकी भी बड़ी भूमिका रही है और इसे भी इस पूरे मामले में सामने रखा गया है। कुल मिलाकर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि अलगाववादी नेता दरअसल हिंदुस्तान में रहकर हमारा ही खाकर हमारी ही थाली में छेद भर रहे थे और ये हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर घूमते हैं। क्या इन लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए? आइए एक बड़ी खबर जो कि अब हमारे देश के आसपास के पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं, यानी कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण करने के साथ ही अब हमने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब हम चाहें तो चीन के सुदूर इलाकों तक परमाणु हथियार से हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम यूरोप तक भी अब अपनी बिसात रखते हैं, यानी कि अब मिसाइल की इस दुनिया में हिंदुस्तान की अपनी पैठ है। हाइपरसोनिक अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता और 24 मैक की स्पीड की वजह से इसे हिंदुस्तान का बाहुबली कहा जाता है। इसी ताकत को परखने के लिए एक बार फिर मिसाइल की अग्नि परीक्षा ओडिशा तट पर अब्दुल कलाम आइलैंड पर सुबह 9:53 पर ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और चीन आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण को वैलिडेट करता है और उससे हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि भारत की जो संपूर्ण जो सामरिक क्षमता है उसको एक खास बढ़ोतरी मिला है आज के परीक्षण के बाद। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वॉर कर सकती है और इसकी पहुंच चीन के उत्तरी इलाकों तक है। अग्नि 5 का परीक्षण अग्नि मिसाइलों की सीरीज का सबसे ताकतवर वर्जन है, जो 1960 में शुरू हुए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मिसाइल के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ ही ICBM वाले देशों में शामिल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपके सामने बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर न्यूज नेशन रख रहा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया सपने को लेकर। हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इसका सपना हम सब देख रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का यह पूरा प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा, यानी कि उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और कम से कम 20 से 50 हजार नौकरियां हिंदुस्तानियों को मिलेगी। लेकिन अब यह खबर आ रही है जो न्यूज नेशन आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के 70% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जापान की कंपनियों को ही दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की कंपनियों को यह काम नहीं दिया जा रहा क्योंकि जापान मानता है कि हिंदुस्तान की कंपनियां उस प्रोफेशनल लेवल पर और उस क्वालिटी लेवल पर नहीं उतर पा रही, मानक अच्छा नहीं है और इसलिए बुलेट ट्रेन के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। यानी कि मेक इन इंडिया का सपना बुलेट ट्रेन के लिए सपना ही रह जाएगा। जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, इससे मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे रोजगार से लेकर मेक इन इंडिया मिशन का अहम हिस्सा माना गया।
उसी प्रोजेक्ट में पीएम मोदी के ही इकोनॉमिक मॉडल को धक्का लगता नजर आ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का जिक्र अपने भाषणों में बार बार करते हो, लेकिन खबरों की माने तो जल्द ही जापानी कंपनियों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का टेंडर मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जापानी कंपनियां दौड़ में सबसे आगे हैं। 17 अरब डॉलर के इस प्रोजेक्ट में जापान की स्टील और इंजीनियरिंग कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की रेस में आगे हैं। रेल लाइन के लिए 70% कोर कंपोनेंट्स की सप्लाई भी जापानी कंपनियां ही कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय कंपनियों को इसमें कुछ खास नहीं मिला। टेक्नोलॉजी आपको इंडक्ट करनी है, ला करके उसको एक्सपेंड करना है, उसको फर्दर डेवलपमेंट करना है, ये इस विचार से हो रहा है मेरे अनुमान में, और इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे में इसे पीएम मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के हजारों अवसर भी ये प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर के आ रहा है। बताया जा रहा है कि जापान की ओर से भारतीय कंपनियों की दक्षता पर सवाल उठाए गए और उन्हें इस पर भी शक है कि भारतीय कंपनियां समय का पालन करेंगी। सरकार भले ही मेक इन इंडिया की डफली बजा रही हो, लेकिन बुलेट जैसे अहम प्रोजेक्ट का अधिकांश काम जापानी कंपनियों के पास है और सप्लाई का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर। ऐसे में समझा जा सकता है कि मेक इन इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है। प्रोड्यूसर राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बुलेट ट्रेन संबंधित जहां एक झटका मेक इन इंडिया को मिला, यानी कि हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, हिंदुस्तान की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, वहीं दूसरा बड़ा झटका यह है कि हम जापान को बहुत बड़ी मात्रा में ब्याज के तौर पर पैसा देंगे। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जापान 1 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट पर दे रहा है। लेकिन 0.5% इंटरेस्ट जापान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जापान दरअसल उससे कितना पैसा कमा रहा है और कैसे हम सबों का पैसा जापान की जेब में जा रहा है, यह अब न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। 14 सितंबर 2017 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, तब उन्होंने मेक इन इंडिया मिशन को नया पंख लगने का दावा किया और सस्ते लोन के लिए जापान का आभार भी जताया था। ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है। एक प्रकार से मुफ्त में ये पूरा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट के लिए जापान 88,000 करोड़ रुपए लोन दे रहा है। जापान के इस कर्ज पर 0.1% का ब्याज लगेगा और इस कर्ज को भारत 50 साल में जापान को चुकाएगा। कर्ज की अदायगी में 15 साल का ग्रेस पीरियड है। कर्ज चुकाने की किश्त बुलेट ट्रेन शुरू होने के 15 साल बाद शुरू होगी। लेकिन आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लोन की इस डील का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं, जिसमें इस प्रोजेक्ट में जापान के दोनों हाथों में लड्डू नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि 88,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले भारत को जापान को 90,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अगले 50 साल में जापान ब्याज के तौर पर 2,500 करोड़ रुपए कमाएगा। आपको बता दें कि जापान में जून 2016 से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू है, जिसका मतलब है जापानी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर ग्राहक को ही ब्याज चुकाना पड़ता है। कुछ जमाओं पर बैंक ऑफ जापान 0.1% की दर से ब्याज वसूलता है। जाहिर है भारत को दी जाने वाली लोन की ये रकम अगर 50 साल के लिए जापानी बैंकों में रहती तो उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए ब्याज चुकाना पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान को लोन देने से जापान को आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप बड़ी संख्या में पद्मावत पर पूछे गए हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपके ट्वीट और आपके जवाब को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और वो ये कि शेयर बाजार दिन दोगुनी रात चौगुनी ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश कर बहुत पैसे कमा सकते हैं तो चेत जाइए, इसलिए क्योंकि ये ख्वाब आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन इतिहास रचा और सेंसेक्स 374 अंकों की बढ़त के साथ 35,400 के पार चला गया। बुधवार को बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स पहली बार 35,000 के लेवल को पार कर गया था। वहीं निफ्टी ने भी पहली बार 10,800 के लेवल को छुआ था। बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बाजार की रिकॉर्ड ऊंचाई और लगातार मिलने वाला बड़ा रिटर्न आकर्षित जरूर करता है।
इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक निवेशकों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कमाए भी हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ऐसे वक्त में निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत है। शेयर बाजार में वैल्यूएशन बढ़ने के साथ रिस्क भी बढ़ता है, लिहाजा नए निवेशक बाजार में कुछ छोटी पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं। शेयर बाजार में कम समय के लिए पैसा लगाना एक तरह से जुए की तरह है, यानी शेयर बाजार में जोखिम कम करने का तरीका ये है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। टीम न्यूज़ नेशन। तो अपना पैसा बहुत सोच समझ कर लगाइए। और आइए, आपने जो जवाब भेजा है क्वेश्चन आर के इस सवाल पर जो हमने आपके सामने रखा था, हमने आपसे पूछा था आज आपकी जो राय थी कि क्या पद्मावत फिल्म का विरोध जायज है। हमने आपसे ये सवाल पूछा था, बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया है और जवाब अब आपके सामने है। 53% जो आप लोगों ने जवाब दिया है, आप मानते हैं कि हाँ ये विरोध जायज है, और 47% ये मानते हैं कि ये विरोध जायज नहीं है। यानी कि बहुत कम का फासला है हाँ और ना में, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी है हमारे देश की जो ये मानती है कि पद्मावत फिल्म पर यह विरोध जायज है। आपने अपनी राय भी व्यक्त की है ट्वीट के जरिए, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। जना जी ने यह राय सामने रखी है, जिनका यह कहना है कि उन लोगों के लिए खास दिन 26 जनवरी हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील रखना चाहिए। हम आपकी राय सामने रख रहे हैं जना साहब, आप जरूर इस आपकी राय बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। उसके साथ साथ ये राय है आनंदिता की, जिन्होंने कहा कि विरोध करना अब बिल्कुल सही नहीं है। इस मूवी के अलावा और बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी राय आपकी है, हम उसमें से कुछ ही प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और राय है, बिना फिल्म को देखे हम कैसे किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। याकूब आर हैं जिन्होंने इसे ट्वीट किया है, और फिर इस तरह के कई बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ये मान रहे हैं कि फिल्म का विरोध जायज है और फिल्म पद्मावत का विरोध पूरे तरीके से गलत है। शांतनु जी ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे नहीं विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपनी राय स्पष्ट तौर पर रखते हैं और क्वेश्चन आवर में हम आपकी राय प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात, हम उम्मीद करते हैं कि समाज और सरकार को आपकी राय से बहुत फायदा हो रहा है। क्वेश्चन आवर में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, खबरें जारी हैं न्यूज़ नेशन पर।